7 अक्टूबर के हमलों के बाद से अभी तक इजराइल में लगभग 1.5 लाख लोगों ने बंदूक हासिल करने के लिए आवेदन दे रखा है। दरअसल लोगों का मानना है यहाँ पर कि अगर वो आत्मरक्षा कर सकते या अभी भी अपने देश की रक्षा में कोई योगदान दे सकते हैं तो वो चाहते हैं कि इस तरह का हथियार उनके हाथों में रहे। ट्रेनिंग देने के लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशिक्षित लोग हैं उनकी कमी पड़ रही है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बीच में आज उस किबुत्ज में पहुंची जहाँ पर हमास के आतंकियों ने आक्रमण किया था। आज भी वो निशान किस तरीके से वहां पर बिखरे पड़े हैं और कैसे अब वो एक मिलिट्री एरिया में तब्दील होकर वहां से आक्रमण किया जा रहा है गाजा पट्टी पर, देखिए। इजराइल के नागरिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिस टारगेट पर इजराइल के लोग हथियार चलाना सीख रहे हैं, ये उसे हमास का आतंकी समझते हैं। इजराइल के हथियार ट्रेनिंग सेंटर में 3 हफ्ते के भीतर अचानक लोगों की तादाद गन चलाना सीखने के लिए बढ़ती जा रही है। मोटा मोटा आंकड़ा है कि 7 अक्टूबर के बाद 1.5 लाख से ज्यादा लोग इजराइल में गन लाइसेंस के लिए अर्जी दे चुके हैं। इजराइल के लोगों के बीच हथियार लेने और गन चलाना सीखने की होड़ नहीं, बल्कि हमास के आतंक के खिलाफ अपनी सुरक्षा की तैयारी है। क्योंकि इन लोगों ने देखा है हमास की वो क्रूरता जो आतंकवादियों ने इजराइल के मासूम बेगुनाह लोगों के साथ 7 अक्टूबर को की। इसी की गवाही आतंक झेल चुके किबुत्ज के छोटे से इलाके फारजा में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह को अब भी मिलती है। एक छोटा सा ऐसा समुदाय जो यहाँ पर रहा करता है, सारे घरों को देखकर आपको वही एहसास होगा कि यहाँ पर खुशियां लूटने, इजराइल के झंडे यहाँ पर लहराते हुए, इन घरों के भीतर अगर आप देखें तो संसाधन नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके एक जो दुर्गंध है जिसे हम मौत की दुर्गंध कह सकते हैं, क्योंकि खून के धब्बे, वो निशान, वो बर्बादी, वो टूटे हुए घर, वो जले हुए घर। कहते हैं कि जो लोग बाहर उनके हत्थे नहीं चढ़ पा रहे थे, वहां पर भीतर ग्रेनेड फेंक कर उन्होंने उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया। जो हत्थे चढ़ जाते थे उन्हें मारने के बाद आग के हवाले भी कर दिया। वो आतंक का ऐसा निशान यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते थे कि सबकी रूह कांप उठे, दहल उठे लोग। त्योहार का दिन था जब 7 अक्टूबर को आतंकवादी इस कम आबादी वाले इलाके में घुसे, किबुत्ज पर कब्जा करने के मकसद से लोगों को मारना शुरू किया और उसी के बाद शुरू हुई जंग में धमाकों की आवाज अब तक आप यहाँ सुन सकते हैं। उस बर्बरता का नमूना आपको हर तरफ दिख जाएगा। कहीं बच्चों की साइकिलें उल्टी पड़ी हुई हैं, कहीं घरों के भीतर जब आप झांकेंगे, और ये देखिए बीच बीच में ये जो धमाका होता है, ये इजराइल की तरफ से हमास को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म कर देने का संकेत भी है। यहाँ से उन आर्टिलरी बंदूकों का मुंह इजराइल की ओर से गाजा की तरफ भी मोड़ा जाता है और गाजा की ओर से भी यहाँ पर रॉकेट और मिसाइलें फायर की जाती हैं। आम लोगों के घर अब वीरान हो चुके हैं। युद्ध के गोले भी इन्होंने झेले और आतंकियों के हाथों अपनों को बंधक बनाने और अपनों का गोलियों से बिना शरीर भी देखा। यहाँ पर एक फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि किसानी के जरिए वो सब अपना भरण पोषण करते हैं। वो सब यहाँ पर रहते थे। लगभग 700 की संख्या उनकी बताई जा रही है, लेकिन उन 700 में से जो लगभग 50 लोगों की जान गई और 20 से अधिक इसी क्षेत्र के लोग जो हैं फारजा के, वो बंधक हैं इस समय गाजा पट्टी के भीतर। और यहाँ पर देखिए इसी के बीच में आपको वो धमाके भी सुनाई देंगे जो कि गाजा की तरफ से बार बार निशाना साधकर इस इलाके में किया जाता है। फारजा के इस इलाके में या तो अब सैनिक या कुछ देशों के पत्रकार और वो सन्नाटा जिसने महायुद्ध के मुहाने पर कई देशों को लाकर खड़ा कर दिया। ये चंद कदम की दूरी पर मैं हूँ इस समय। जो पीछे आपको फेंसिंग दिख रही है, ये वही फेंस है जो गाजा पट्टी को इजराइल से सेपरेट करती है। इसी के हिस्से तोड़ तोड़ कर हमास के आतंकी यहाँ पर आए थे। देखिए किस तरह की तबाही मचाई है। न जमीन, न सड़क, न घर, किसी चीज को नहीं छोड़ा। इस तरह के जो आक्रमण होते हैं, आप समझिए कि भीतर घरों के ग्रेनेड फेंके गए, उससे फटकर इस विस्फोट के कारण ऐसा हुआ। इन पूरे इलाकों को अब खाली करा के
इन सभी लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर, टेल अवीव के इलाके में पहुंचाकर, ताकि उनकी रक्षा की जा सके, वहां पर रखा गया है। और यहां पर जो सैन्य छावनी है वो बना दी गई है। अब इस इलाके को सैन्य छावनी में बदल दिया गया। यहाँ से गाजा के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है। यहीं मिले इजरायली सेना के कमांडर जो कहानी बताते हैं, सुनिए। Well, this is a very heart-rending situation to be in as fighters when you're fighting back. Actually, what do you have to say to the world? This is not our war, the Israelis' war. It is the Western's world war. समय पूरा का पूरा जो इजराइल है वो एक युद्ध क्षेत्र है। रह रहकर यहाँ पर सायरन बजते हैं, रॉकेट अटैक्स होते हैं, कुछ विफल होते हैं लेकिन कुछ सफल रॉकेट अटैक्स भी हो जाते हैं, जिस तरह का आज टेल अवीव शहर में देखने के लिए मिला है। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक इमारत पर जब एक रॉकेट गिरा। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और ईरान की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही 2 देश हैं जो बढ़ चढ़कर बयानबाजी भी कर रहे हैं और उनके एक्शंस भी दिख रहे हैं। वैसे तो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो 1960 तक जाती है, जिसके बाद कई ऐसे मौके आए जब लगा कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन किसी तरीके से वो युद्ध टला। पर इस बार जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका मिडिल ईस्ट में कर रहा है और ईरान की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे पता नहीं कब ये युद्ध एक महायुद्ध में तब्दील हो जाए। अमेरिका से सीधी जंग के लिए कितना तैयार है ईरान? इजराइल और अमेरिका से जंग को लेकर ईरान दशकों से तैयारी कर रहा है। हमास के हमलों के बाद जिस तरह से हालात तेजी से बदले हैं, उसे देखते हुए सवाल उठता है, क्या वो वक्त आ गया है? पच्चीस मई 2023 ईरान। ये 5 महीने पहले की तस्वीर है जब ईरान ने अपनी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल के लॉन्च से ईरान ने दिखाया कि वो 2000 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है। सबसे बड़ी बात, मिसाइल लॉन्च से एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे। ईरान ने इजराइल को इसका जवाब अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च से दिया। ईरान की 4थी पीढ़ी की मिसाइल 1500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकती है, इजराइल को तबाह कर सकती है। सवाल यह है, क्या इसी मिसाइल के दम पर ईरान अमेरिका से लेकर इजराइल तक को धमका रहा है? जुलाई 2023 अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने इस मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल की नींद उड़ा दी। दावा किया कि उसने टॉम हॉक से भी खतरनाक क्रूज मिसाइल बना ली है, जिससे पनडुब्बी और युद्धपोत दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन क्या ईरान इन मिसाइलों के दम पर अमेरिका को चुनौती दे सकता है? पहली नजर में अमेरिका और ईरान में कोई तुलना लगती ही नहीं, लेकिन जंग का नतीजा हथियार और मिसाइल की संख्या से तय नहीं होता। अगर ऐसा होता तो रूस यूक्रेन को कब का मसलकर जीत गया होता, लेकिन 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त के बावजूद यूक्रेन और रूस में जंग हो रही है, जो कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। ये बात ईरान और अमेरिका दोनों अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ईरान अपनी तैयारियों में लगा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईरान की तैयारियों का वीडियो है, जिसमें ईरान के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान ने मिलिट्री ड्रिल सीरिया में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद की। जिस तरह अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत दिखाई, तो ईरान ने भी अपने 200 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस ड्रिल में उतार डाले। सभी राज्यों से सैनिक बुलाकर कह दिया कि वो दबने वाला नहीं है। यही बताने के लिए ईरान ने ये मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें बड़े पैमाने पर उसके टैंक देखे गए। ईरान ने वो सब कुछ किया जिसके आधार पर वो कह सके कि उससे उलझने की भूल अमेरिका ना करे।
7 तारीख को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, जब लोगों को बंधक बनाकर वो गाजा पट्टी की तरफ ले गए, जब नरसंहार को अंजाम दिया, उसके बाद से इजराइल ने एक ऐसे पलटवार की शुरुआत की कि गाजा में सब त्राहिमाम कर रहे हैं। वहां पर एक के बाद एक हजारों बम बरसाए गए हैं। सवाल दुनिया में अलग अलग खेमों में उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस युद्ध को लेकर उठ रहा है वो ये कि क्या इजराइल बनाम हमास जो जंग है उसमें अमेरिका बनाम ईरान हो चुका है? तो क्या वाकई में मध्य पूर्व की लड़ाई इजराइल बनाम हमास से आगे बढ़कर अमेरिका और ईरान में तब्दील होने जा रही है? क्या ईरान के लिए बेहतर नहीं होगा कि वो अपने समर्थक गुटों के जरिए इजराइल और अमेरिका पर हमले करता रहे? सबसे बड़ा सवाल, क्या बार बार चेतावनी और धमकी देने वाला ईरान वाकई अमेरिका के साथ युद्ध में उतरने के लिए सक्षम है? तेल अवीव से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।